स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएस सेकंड मतलब सी सेट पर चर्चा। जीएस फर्स्ट पे पहले से चर्चा हो गई है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मैं सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि पिछले 4 सालों में 2022, 23, 24 और 25 इन 4 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए, आपको इनसे क्या सीखना चाहिए। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस पेपर से क्या सीखना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 4 सालों में ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हर बार कहा जाता है अगला क्या होगा कुछ पता नहीं। तो आपको माइंड को प्रिपेयर करना है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 2025 का, आप इसको अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ अपलोड कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने 4 साल एग्ज़ाम दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, 24 में दिया और 25 में दिया। इन 4 वर्षों में क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें आगे की तैयारी को कैसे देखना है, ठीक है। तो जो सी सेट का पेपर है उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो मैथ बैकग्राउंड से हैं और मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक हैं जो पैसेज पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। अब मैं था मैथ बैकग्राउंड वाला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में मेरी कैसे रणनीति चेंज होती गई वो आपको बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे 2022 में इससे पहले या इसमें भी मैथ रीजनिंग का वेटेज ठीक था और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते थे। तो मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है, तो मैंने सी सेट का पीवाईक्यू देखा और मुझे लगा कि मैथ रीजनिंग तो ईजी है, मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग का बैकग्राउंड से हूँ। मैंने पैसेज देखे भी नहीं कि क्या होता है पैसेज, छोड़ो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं मैथ रीजनिंग पे गया, 2022 का एग्ज़ाम दिया, 50 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए और मेरा हो गया। 2023 में गया तो मुझे तो यही पता था ना मैथ रीजनिंग पे हो जाएगा क्योंकि एक बार हो चुका है। तो मैं फिर गया मैथ रीजनिंग पे, फोकस किया और बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, ठीक है। लेकिन 2024 में पेपर आया तो अब हमारा इस बीच में क्या हुआ, 2 तरीके के लोग यहाँ पर होंगे। पहला कहेंगे मैथ रीजनिंग में टफ क्वेश्चन आए लेकिन मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मेरा ईगो हर्ट हुआ और मैं इसी पे चलूँगा, मैं तो मैथ रीजनिंग ही करूँगा। लेकिन मैंने सोचा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो 2023 के बाद मैंने क्या किया, मैथ रीजनिंग तो ठीक ही थी क्योंकि जो क्वेश्चन टफ आ रहे थे वो लेंदी थे, वो वैसे भी नहीं होने हैं। मैंने पैसेज में 2-3 यूट्यूब पर वीडियो देखे कि क्या है पैसेज, तो उसमें वो जो वर्ड आते हैं, निष्कर्ष, पूर्वधारणाएँ, ये सब वर्ड को मैंने अच्छे से समझ लिया। फिर मुझे लगा पैसेज भी इतना टफ तो है नहीं, केवल पढ़ के आंसर देना है। मैंने बस ये 2-3 वीडियो में कहानी समझ ली कि वर्ड क्या है, निष्कर्ष क्या है, पूर्वधारणा क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यू में पैसेज आ चुके थे जब से एग्ज़ाम सी सेट का हो रहा है तब से 2023 तक मैंने सारे पीवाईक्यू कर लिए। और 2024 में गया मैं मैथ रीजनिंग पहले नंबर में स्टार्ट की, मुझे देखने से पता चल गया भैया होने वाला नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब की बार तो मैंने पैसेज भी पढ़े हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैंने 1 आवर्स में लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए और ये दिमाग लगाता रहा कि पैसेज में जो पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है वो मैं अंडरलाइन करता रहा क्योंकि मुझे ये पहले से पता था, जब मैंने वीडियोस देखे थे, कि पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको लास्ट में करो तो बेहतर है। अब इस 1 घंटे में मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए। अगले 30 मिनट में मैंने मैथ रीजनिंग के ही वो क्वेश्चन जो लेंदी थे लेकिन मुझसे हो जाने थे वो किए। लास्ट का 30 मिनट बचा
उसमें मैंने 15 पैसेज किए। अब ये 15 पैसेज 30 मिनट में कैसे कर लिए, मुझे कैसे पता था कि 15 पैसेज 30 मिनट में हो जाएंगे? क्योंकि मैंने PYQ इतने लगाए थे कि मुझे पता था कि पूर्व धारणा वाला अगर नहीं करूँगा तो कौन सा क्वेश्चन मेरा कितने मिनट में हो जाता है। तो मैं ये करके गया और अब की बार यही 15 क्वेश्चन ने मुझे पास कराया। क्योंकि अगर मैं मैथ रीजनिंग के बेस पे जाता तो इस बार CSET नहीं होता, मतलब 2024 में, ठीक है। लेकिन मैंने पैसेज समझ लिया था कि पैसेज ज़रूरी है, मैथ रीजनिंग टफ आ रही है, तो मैं 15 पैसेज किया और मेरा बेड़ा पार हो। अब बात करते हैं 2025 में। तो अब ये तो पता था कि भाई मैथ रीजनिंग टफ आ रही है, तो मैथ रीजनिंग टफ आ रही है तो क्या करना है, तो पैसेज करने हैं। यहाँ मैंने 15 क्वेश्चन किए थे। इस बार जैसे ही पेपर आया मेरे पास 2 मिनट में मैंने पूरा पेपर पलट लिया और मुझे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन यानी मैथ के क्वेश्चन देख के पता चल गया ये कितनी औकात के क्वेश्चन हैं, मैं समझ गया। तो मैंने फिर स्ट्रेटजी वही अपनाई कि पहले मैथ रीजनिंग जो क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग कितना भी टफ आ जाए, मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, मैथ बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए वो थोड़े क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ना। मान लो पहले मैं 50 क्वेश्चन करके आया था, फिर मैंने 40 किए होंगे, यहाँ मैंने हो सकता है 35 क्वेश्चन किए हों, यहाँ हो सकता है केवल 30 क्वेश्चन मेरे मैथ रीजनिंग के हुए हों। लेकिन ऐसा बिल्कुल थोड़ी होगा मैथ रीजनिंग के 0 क्वेश्चन हो पाए, 30 क्वेश्चन हुए। पैसेज मैंने अब की बार वहाँ 15 किए थे, इस बार 20 पैसेज किए। आप रणनीति में बदलाव देखते हैं। जैसे लोग कहते हैं पहले से कि सर बता दो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहाँ, सर बता दो कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, कितनी कट ऑफ जाएगी। भैया ये एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, मतलब आप खुद सोचो, जो वीडियो बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप IAS बनने वाले हो और आप एग्ज़ाम से पहले ही पूछ लेना चाहते हैं कि कितने अटेम्प्ट करके आऊँ, 85 करके आऊँ कि 95 करके आऊँ, इसमें 45 करके आऊँ CSET में, या 55 करके आऊँ। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ियत भरी ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम पूछते हैं क्योंकि हम वही हैं कि सर PDF दे दो, सर PPT दे दो, सर नोट्स अपने बने हुए दे दो। अरे भाई UPSC ये चाहता है कि आपका माइंड स्ट्रांग हो, तब हम आपको लेंगे, और आप हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने जब बताया 2022, 23, 24, तो मैंने किसी से पूछा नहीं बल्कि खुद एनालिसिस किया कि भाई यहाँ आसान था, मैंने मैथ रीजनिंग की, ईजी था मैथ रीजनिंग की, लेकिन यहाँ पता चल गया कि भाई मैथ रीजनिंग के बलबूते नहीं होने वाला है। मैंने अपनी रणनीति चेंज की, समझ में आया। फिर इस बार और टफ था तो मैंने और पैसेज की संख्या बढ़ा दी, ये किसी से पूछने नहीं गया। और हम और कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ दूसरे से, भाई सर ये बता दो, सर वो बता दो, सर वो बता दो, सर। खुद का एनालिसिस जब तक नहीं करोगे, खुद का माइंड यूज नहीं करोगे, खुद से चीज़ें नहीं समझोगे, तब तक UPSC होने वाला नहीं है। UPSC आपको ज़िले का अधिकारी बनाना चाहता है और आप अपने डिसीजन दूसरे से वो करवा रहे हैं कि सर आप बता दो, सर ये मतलब कितनी बेवकूफ़ियत भरा क्वेश्चन है कि सर प्रीलिम्स जब एग्ज़ाम होगा तो मैं कितने अटेम्प्ट करके आऊँगा। जैसे मैंने बोला, मैं पहले सोच के जाता कि 15 करा था, अब की भी 15 करूँगा, नहीं वहाँ मैथ का टफ आया तो मैं 20 करके आया। इस बार हो सकता मैथ रीजनिंग ईजी आ जाता तो मैं पैसेज फिर नहीं देखता, सिर्फ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करके आता। तो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या कट ऑफ जाएगी, ये सब पहले से डिसाइड नहीं किया जाता, ठीक है। तो रणनीति भी आप ईगो पर मत लीजिए। आपको लगता है, जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैथ रीजनिंग थोड़ा सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप पैसे सारे कर लो, ठीक है, उसके बाद मैथ के कुछ टॉपिक कम से कम अगर मैं बोलूँ 10 क्वेश्चन ऐसे अवश्य होते हैं जो आप कर लेंगे। मतलब कितना भी बैकग्राउंड ख़राब हो आपका, 10 क्वेश्चन मैथ के कर ही लेंगे। रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, कितना भी ख़राब हो। लेकिन वो कौन से 10 क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड करता है।
लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, मैथ में प्रैक्टिस करूँगा नहीं, लेकिन मेरे 10 क्वेश्चन हो जाएँ, तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। मैं सीसेट का एक बैच शुरू करने वाला हूँ एवरी सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को सीसेट करूँगा, शाम को उसके सीसेट के पीवाईक्यू करूँगा उसी टॉपिक पे, और संडे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये लास्ट में हो जाता है ना। और सीसेट कोई कंटिन्यू पढ़ा भी नहीं रहा है यूट्यूब पर, या तो वो प्योर सीसेट वाला व्यक्ति है कि वो रोज़ सीसेट पढ़ा रहा है, तो उसमें आप पढ़ते नहीं, क्योंकि आपको लगता है रोज़ सीसेट कौन पढ़े। इसीलिए मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इसमें जीएस फर्स्ट एनसीईआरटी रखी है, ये कराऊंगा। सुबह एनसीईआरटी और शाम को पीवाईक्यू जीएस फर्स्ट के। सैटरडे को सुबह सीसेट का टॉपिक एक दिन ख़त्म होगा, और शाम को उसी टॉपिक के पीवाईक्यू। संडे को आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे ये वाला सेगमेंट हो चाहे ये वाला, इन दोनों को आपको संडे को कंप्लीट करना है। ये तैयारी शुरू हो रही है 5 जून से, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब यहीं यूट्यूब पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी कितना वेटेज है, ये फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे जीएस फर्स्ट का जो चर्चा की गई है उसमें, तो आप जानेंगे कि एनसीईआरटी कितना बेस्ट है। आप उसको अवश्य देख कर आएँ। अब बात करते हैं इस पेपर की। जैसे सीसेट में ये जो पैसेज आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिख रहा होगा, नवीकरणीय ऊर्जा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2 पैसेज हैं, दोनों इन्वायरमेंट के हैं। आगे आप बात करेंगे तो ये तीसरा और चौथा उसी पे बेस्ड है, यानी 4 क्वेश्चन पहले आपको किस पे दिख गए, इन्वायरमेंट की चीज़ पे, चाहे वो हरित समृद्धि से लेकर हो, और चाहे वो इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हो, और चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र से हो, वन उन्मूलन से हो। मतलब 4 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के दिख गए इन्वायरमेंट के। अब अगला देखना, अभी इन्वायरमेंट के कितना सेगमेंट है आप देखना। फिर आता है मैथ। मैथ में अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो जनरली मैथ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो 12th तक हो, 10th तक हो, वो क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है जो वहीं पे सोच के, दिमाग लगा के, थिंकिंग करके आप कर पाएँ। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन देख लें और चाहे आप ये वाला क्वेश्चन देख लें, दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम कंज्यूमिंग। और एक भी आपने गलत सोच लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। संभावनाएं कितनी हैं, हमने चेक किया, फिर चेक किया, फिर चेक किया, फिर चेक किया, 4 ही चेक कर पा रहे हैं हम। हो सकता है कोई 5वीं संभावना थी जो मैं वहाँ तक दिमाग नहीं पहुँचा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। अब हर क्वेश्चन में अधिकतर यही लग रहा है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं आदमी स्किप कर सकता है, ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ही मिल गए, अब वो क्या दिमाग लगाएगा। 3rd क्वेश्चन लो, वो भी सेम क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ वह वाली मैथ नहीं है जो जनरली मैथ होती थी, जो जनरली मैथ लोग करते थे। यहाँ जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये मैथ वाला भी कहेगा भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम यूज करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। और सच बताएं तो ऐसे क्वेश्चन की यूट्यूब पर भी कहीं वीडियो नहीं मिलेंगी आपको, कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इतनी अधिक मात्रा में। इस बार तो मतलब बंटाधार कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ऐसे क्वेश्चन थे। और सबसे ज़्यादा मैथ वालों को ही दिक्कत हुई। जो पैसेज करते हैं उन्हें तो पैसेज महत्वपूर्ण है, उन्होंने पैसेज किया, 2-4 मैथ के लगाए, 5-6, 10-12 उसके रीजनिंग के लगाए, ख़त्म कहानी। जो मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस्ड होके जा रहे हैं,
जिनका स्ट्रांग सब्जेक्ट ही मैथ रीजनिंग है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी रणनीति क्या हो, इनका यूट्यूब पर आप देखना, ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर कहाँ मिलेंगे। कोई भी आप सीसेट की वीडियो देख लेना, ऐसे क्वेश्चन कराए ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाना भी टफ है। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो एसएससी में भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वही क्वेश्चन बैंकिंग में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उनका प्रैक्टिस कराना आसान था। जो पहले यूपीएससी पूछती थी उसके क्वेश्चन मतलब प्रोवाइड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी। ऐसे क्वेश्चन बनाने में भी दिमाग लगता है कि क्या क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन जानबूझकर यूपीएससी मैथ वालों को थोड़ा सा डिक्लाइन करने के फेज में है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, मुझे पता। अब ये वाला देखो, ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही बना दिया, कैलेंडर। लोग सोचते हैं रीजनिंग तो इजी है, रीजनिंग, अब रीजनिंग में भी उसने मतलब ठीक ठाक चीज़ें कर दी, ठीक है। तो मैं रीजनिंग में भी ऐसा कर दिया कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप वहाँ दिमाग लगाओ। अब आदमी क्या दिमाग लगाएगा, जनवरी के बाद जनवरी, जनवरी के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद अक्टूबर, फिर क्या कुछ ये भी सोच सकते हैं 31 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, अगला 31 दिन का महीना आएगा तो जुलाई होगा, ठीक है। फिर अगला मार्च, 31 दिन का महीना, फिर 31 दिन का महीना, अगला 31 दिन का महीना कौन आएगा, मई आएगा, ठीक है। ये लग सकता है, लेकिन दूसरा क्या है इसमें, ये वाला लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरी भी ट्रिक बन रही है। वो कौन सी है, वो देख लेते हैं। जनवरी से जनवरी में गए तो कितना ऐड हो रहा है, +0। जनवरी से दिसंबर में गए तो कितना ऐड हो रहा है, -1। दिसंबर से अक्टूबर में गए, यहाँ माइनस कर सकते हैं, -0 -1। फिर दिसंबर से अक्टूबर में गए तो -2। अक्टूबर से इधर जाएंगे तो -3 होना चाहिए। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो ये वाला हुआ इन दोनों में से कोई। फिर -4 जुलाई के बाद, जून, मई, अप्रैल, मार्च। फिर इधर से इधर गए, -5 होना चाहिए। मार्च के बाद अप्रैल, मई, सॉरी ऊपर जाएंगे, मार्च के बाद फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और 5th वाला अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, यानी यहाँ पर अप्रैल वाला आएगा क्वेश्चन, जुलाई अप्रैल, ठीक है। अब आदमी क्या दिमाग लगाएगा, एक तो ये दिमाग लगाएगा, दूसरा 31 वाला भी दिमाग लगा सकता है कि 31, इसके अक्टूबर के बाद कौन सा 31 वाला आएगा, तो मतलब वहाँ अब आदमी कहेगा नहीं वो कैसे लगेगा, 0 -1 -2 -3 इतनी बढ़िया चल तो रही है, लेकिन वहाँ जब पहली बार आप बैठे होंगे एग्जाम में, आपका प्रेशर इतना हाई होगा, आप पहले ही ऊपर क्वेश्चन मैथ के 3 क्वेश्चन इतने बढ़िया देख के आए हैं ये वाले, उसके बाद आपका माइंड क्या कह रहा होगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई क्या कह रहा होगा माइंड। उसके बाद ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि क्या लगने वाला है क्या नहीं लगने वाला है। और कैलेंडर में ऐसा कुछ दिया जाएगा ये भी दिमाग नहीं लगा पाएगा आदमी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग भी टफ आई है, सिर्फ मैथ टफ नहीं आई है, लेकिन आगे क्या करना है वो भी ध्यान रखना, अभी लास्ट में बताएंगे कि इनका भी देखो, समाधान तो हर चीज का है। हम समस्याओं पे भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं क्या हैं ये देखना जरूरी है, तभी हम समाधान क्या कर सकते हैं वो देख पाएंगे। तो पहले समस्याएं देख लेते हैं, क्या क्या समस्याएं, फिर हम देखेंगे समाधान इसका क्या है, क्योंकि समाधान तो है ही, अगर समस्या है तो समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं इजी था, ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा कैलकुलेशन और चीज़ें हैं। ये वाला लो, अब ये मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट तो कर सकता है, उसे पता है लेट करके और हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ही करना था, मैंने पी के क्यू को लेट कर लिया, किसी को 5-10 लेट कर लिया, किसी को कुछ लेट कर लिया, किसी को कुछ लेट कर लिया,
और वैल्यू रखी, इसमें वैल्यू पुट की, ये आ गया आंसर, हो गया। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या मैथ बैकग्राउंड है भी, 12th तक उसने मैथ पढ़ी है या बीएससी मैथ से की है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू मैथ पढ़ा रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से। मैं मैथ में प्रो हूँ, जो आज की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, प्रो। मैंने तो ये कर लिया, मुझे तो पता था इसका निष्कर्ष क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन कितना भी टफ दो, मैथ वाला कर लेगा भाई, कैलकुलेशन उसे पता है, वो स्पीड है उसके पास। लेकिन आप ये पूछेंगे जिसमें दिमाग लग रहा होगा, साथ में कैलकुलेशन हो रही होगी, ये पूछेंगे कि भाई कितनी संभावनाएं है, अब एक भी संभावना उसके दिमाग में उस समय क्लिक नहीं कर रही है, तो ये गया क्वेश्चन। जहां भी दिमाग में संभावना लानी है वहां एक भी संभावना नहीं आई, तो आपका क्वेश्चन क्या, आप 3 लगा के आएंगे, वहां पता चलेगा एक और संभावना थी, 4 लगा के आना था। यहाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब कैलकुलेशन या मैथ है, वहां भी मैथ है, लेकिन ये अलग टाइप की मैथ है। तो लेकिन ये वो नहीं कर पाएगा जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड का ही क्यों ना हो। फिर आगे देखते हैं, ये परिच्छेद वाला था, यहाँ भी देखो, राज्य तापन के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन, हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अनन्य चुनौतियां, यहाँ भी आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से लिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए आप समझ रहे होंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, कटाप क्या है, वो सब एनालिसिस लोगों ने किया, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ दूसरी तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ दूसरे तरीके से हर क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 2026 और 27-28 आगे के लिए। हरित ऊर्जा आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आ गया सामाजिक असमानता, और वो यहाँ पे सोशल जस्टिस और सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें आ गई। ये दूसरा, पहला क्वेश्चन ऐसा है। बाकी 6 क्वेश्चन ऊपर किसके आए अभी, इन्वायरमेंट के 6 क्वेश्चन, अभी 8 क्वेश्चन आए, पहले 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के परिच्छेद में हैं। तो आपका इन्वायरमेंट नहीं अगर क्लियर होगा, आप बुक पढ़ते नहीं हो। ठीक है, आप क्या कहते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखा या सर का वीडियो देखा, जो भी आपने कोर्स लिया है, आपने कहा सर आप ही पीडीएफ दे दो, आप ही नोट दे दो, हम वहीं से पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप जब वहां से पढ़ लेंगे तो आप इसको पढ़ के कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, आप इसको पढ़ के कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि पढ़ना तो हम भूल गए, पढ़ते तो पहले थे ना। अब तो बस आप यूट्यूब पर देख लो, आप लेक्चर देख लो, सर आप पीडीएफ दे दो, पीडीएफ नहीं दोगे तो हम वीडियो भी नहीं देखेंगे। मतलब कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं यूपीएससी में हम प्रिपेयर करके। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिमाग में गांठ बांध लो, ये पीडीएफ दे दो, पीपीटी दे दो, नोट्स दे दो, फलाना दे दो, आप सब कुछ दे दो, ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सक्सेस होने वाले नहीं हैं, ये श्योरिटी है। देखो मुझे कोई आपसे लालच नहीं है, आपको वीडियो देखना हो देखो, ना देखना हो ना देखो, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करना, मुझे अपनी कोचिंग नहीं चलानी, मुझे सत्य बोलना है, मुझे आपको सच्चाई बतानी है, मुझे ये बताना है कि आप अपना जीवन बर्बाद मत करो, आप अपना भविष्य बर्बाद मत करो। आप अगर इस लायक हैं कि इतनी मेहनत कर सकते हैं तभी यूपीएससी में आओ। यूपीएससी कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के बिना खाना नहीं चलेगा। यूपीएससी में क्वालिफाई होके आईपीएस आईएएस बनकर भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ट्यूशन कोचिंग। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, XIRS XIPS और पढ़ा रहे हैं कोचिंग। अगर यूपीएससी ही सब कुछ होता, आईपीएस IRS ही सब कुछ होता, तो वो लोग इस्तीफा देकर क्यों आते? दिमाग लगाइए ना आप। तो अगर हमें मेहनत करनी आ रही है, हम इतना सब कर पाएंगे, तभी आप आइए। पीडीएफ कलेक्टर होने के बाद कोई यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहा। मैं जितने लोगों को देखता हूँ, आप उनकी बुक देखिए, आप उनके नोट्स देखिए, बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो खुद से लिख लिख कर, खुद से नोट्स बनाकर, खुद से एनालिसिस करके
आप मुझे ही देखिए, मैं इसको कितना एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसे आपने एनालिसिस किया पेपर, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाया, कौन क्वेश्चन कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से कितने पैसे जाए, कहाँ से क्या आया, कुछ नहीं। क्योंकि हम तो यूट्यूब पर देखेंगे, सर ने करा दिया, बस हमने देख लिया कि मैथ के रीजनिंग के 51 क्वेश्चन आए हैं और पैसेज के 29 क्वेश्चन आए हैं और ये इतने टफ हैं, इतनी ये कट ऑफ जाएगी। हम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम यूपीएससी में क्लियर भी नहीं होंगे, सीधी बात। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। खुद के हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। पीडीएफ मत मांगो, कोई पीडीएफ दे भी रहा तो कह दो भाई रख लो, मैं पीडीएफ से अपने नोट्स बना लूंगा, पीडीएफ ले लो अपनी, मुझे नहीं चाहिए पीडीएफ। काम हैंड रिटन नोट्स ही आते हैं लास्ट में, काम वो किताबें ही आती हैं जो आपके पास हैं, आपने खुद से अंडरलाइन की हैं, आपने खुद से हाईलाइट किया है, आपने खुद से वहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। आप एनसीईआरटी जो बैच शुरू हो रहा है वो आप देखिएगा एक बार, कितना मज़ेदार, मतलब यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं होगा जैसा पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप सीख रहे हैं 4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से यूपीएससी क्या पूछ रही है। आप एक बार एनसीईआरटी पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपकी मर्जी, आपको लगे कि नहीं मज़ा आ रहा आप मत देखिएगा, लेकिन पहला वीडियो अवश्य देखिएगा, या जो यूपीएससी वाले उन्हें भेजिएगा, भाई बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, बस आप लोगों से यही है, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो ढंग से करो भाई, मत बर्बाद करो भविष्य। क्योंकि आपका सिर्फ भविष्य नहीं बर्बाद होता है, बल्कि भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी योगदान चाहिए। आप अगर कुछ बनेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो भारत आगे जाएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कुछ करिए, ना कि सिर्फ अपने परिवार या मोहल्ले, गांव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। आप अपने देश के लिए करिए। देश कितना पीछे है, मतलब हम कितना आगे जा सकते हैं, हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारे पास कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने स्ट्रांग माइंड हैं, लेकिन हम अब बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में नहीं कर सकते मेहनत तो कोई बात नहीं, सिर्फ यूपीएससी में वाले जो लोग हैं वही सक्सेस नहीं है। आप एडेटक ही देख लो, एजुकेशन में कितने लोग हैं। आप कोई बिजनेस करो, यूनिकॉर्न देखो कितनी बन रही हैं। आप एमएसएमई देखो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई। यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यूपीएससी सब कुछ होता तो वहां से लोग इस्तीफा दे दे के पढ़ा क्यों रहे होते। सिंपल सी बात है, बस मेहनत करना है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, सीधा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी दिमाग लगाना है कि एक बनाओ घन, फिर उसको देखो कितनी बार कट हो सकता है, वो सब। तो ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, यहाँ भी दिमाग लगाना है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप पढ़ के आए हैं, जो प्रैक्टिस करके आए, सीधे आप अप्लाई कर दो कि ये आंसर होगा, फार्मूला बेस्ड की ये आंसर होगा। सभी जगह आपको दिमाग ही लगाना है, हर क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है। यहाँ ये ट्रिपलेट है 7, 24, 25। अब ट्रिपलेट क्या होता है वो एर्थ के क्लास में है, एनसीईआरटी में, एर्थ की एनसीईआरटी में दी गई है। तो ये सब भी मैं सी सेट में पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक कंप्लीट करूंगा सैटरडे को वो पूरा कंप्लीट करूंगा। वो 10th की, एर्थ की, 9th की, पीवाईक्यू का, इन सब क्लासेस, 6th में अगर कुछ है, 7th क्लास में कुछ है, वो सब इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा सैटरडे को। और उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, और पैसेज भी कराऊंगा साथ में। क्योंकि पैसेज टफ नहीं है, लेकिन ढंग का अगर कोई व्यक्ति मिल जाए पढ़ाने को तो पैसेज टफ नहीं है। मैंने जहाँ से पढ़ा था वो बस 2-4 वीडियो में ढंग से बता दिया उन्होंने, बस फिर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हमें लगता है कि अरे बस पढ़ लो हो जाएगा। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन वही मैथ बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, उसका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो हो जाएगी। वरना ये भी क्वेश्चन भाई ठीक ठाक था। देखो मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, तो मुझे ये पता है कि जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें बहुत टाइम लगता होगा। लेकिन मेरा ये हो गया था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ लो, 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है
से भाग देने पर शेषफल रहता है, ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार मतलब पिछले पेपर्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ये इजी क्वेश्चन था। लेकिन वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस किया है, जिसके दिमाग में है कि कैसे क्वेश्चन होगा। ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, कंपेयर मतलब सबके कंपेयर करके। ये लो, ये इजी भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं। जिसने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं उसके लिए इजी है, जिसने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उसके लिए टफ है। अभी इतने लेस देन ग्रेटर देन बना दिए कि साफ साफ यहाँ दिख रहा है यस इज द लेस देन और इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यस सदा वी से कम है। अभी इस सदा को ढंग से नहीं पढ़ा जिसने, वो गलत हो जाएगा। मेरा ये गलत हो गया क्योंकि मैंने सदा नहीं पढ़ा। मुझे लगा यस वी से कम है, हाँ यहाँ पे इनइक्वलिटी लेस देन लगा है, यस वी से कम है, दैट्स इट। सदा नहीं पढ़ा। अब लोग कहेंगे लो सदा तुम्हें नहीं दिखा। भाई 19th क्वेश्चन है, उससे पहले मैथ के कितने इजी क्वेश्चन आए, 1 2 3, मैं 3 क्वेश्चन कह सकता हूँ इजी थे। अब आप 19th क्वेश्चन पे और सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके हुए हैं अगर, तो आपका माइंड सोचिए, आप उस लखनऊ की 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में सोचिए, दिमाग का क्या हो रहा होगा जब आपने पेज पलटे कि भाई क्या पेपर आया 2 मिनट में पहले, क्या दिमाग आपका कह रहा होगा। तो एग्जाम में प्रिपरेशन करना अलग है। अब मैं यहाँ बताऊँ कि सदा मुझे नहीं दिखा, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। हाँ बेवकूफ़ हो तुम क्योंकि सदा नहीं दिखा, लेकिन वहाँ का प्रेशर अलग होता है भाई, ठीक है, वहाँ का प्रेशर अलग होता है। आप वहाँ स्पीड में पढ़ते हैं क्योंकि लेंदी पेपर है भाई, आप तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। आप यहाँ देखते हो यस वी से कम है, हाँ यस वी से कम है, सही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो देखो 1 3 5 7 9 99 के गुणन में इकाई अंक क्या है। अब ये इजी क्वेश्चन कह सकते हैं उसके लिए जो जिसे पता है, जिसे कॉन्सेप्ट पता है, कहानी पता है कि सबकी मल्टीप्लाई नहीं कराई जाती है, सिर्फ यूनिट डिजिट में अगर 5 आ गया तो 5 की मल्टीप्लाई किसी से भी कराओ। और यहाँ ऑड नंबर ही है, इवन है नहीं, तो किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई कराओ 5 की। फाइव 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, लास्ट में 5 ही आएगा। समझ रहे हैं आप। तो आप यहाँ पे दिमाग लग सकता है, इसको हम कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है। लेकिन और सब अगर बात करें तो वो इजी क्वेश्चन नहीं थे। तो कुछ क्वेश्चन इजी हैं लेकिन इतने क्वेश्चन इजी नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस के बेस पे सीसेट पास कर लो। परिच्छेद, स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक, फिर कृषि आ गया, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों मिला कर सकते हैं क्योंकि कृषि की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस पे आया है, हथकरघा, परंपरा, इस पे आ गया, संस्कृति पे आ गया। ये क्वेश्चन तब ही कर पाओगे जब आपका जीएस स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैथ पे। फिर प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं पर विचार कीजिए, कितनी संख्याएं विभाज्य नहीं है। इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी संख्याएं देख पाओ कि कौन विभाज्य है और कौन विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन अगर धनपूर्ण संख्याएं तो 2 से सारी ऑड नहीं कैंसिल होंगी, सारी इवन कैंसिल होंगी, तो 50 तो कैंसिल होंगे, सिर्फ बची 50। उसमें से 3 से डिवाइड होने वाली कुछ होंगी, 5 से डिवाइड होने वाली कुछ होंगी, 7 से डिवाइड होने वाली कुछ होंगी, और 9 से तो वो सब डिवाइड होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। तो ये सब आपको सोचना है कि 3 से फिर कितनी बची, फिर कितनी बची, फिर कितनी बची। और फिर 20 21 22 से इतना नज़दीक के क्वेश्चन हैं कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी नहीं कर सकते। जैसे 20 25 30 होता तो आप थोड़ा आसपास जाके आपको लग जाता कि हाँ 20 होगा, आंसर लगा दो। लेकिन इतना नज़दीक के हैं कि आपको एग्जैक्ट ही निकालना है। टफ है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। हो तो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन दिमाग वहाँ काम नहीं करता है।
वहाँ आप क्या देखोगे, वहाँ कुछ और देखोगे, यहाँ कुछ और देखोगे, और पहली बार क्वेश्चन आया है ऐसा। तो पहली बार एक तो आप प्रैक्टिस करके रखे हो तो वो अलग चीज़ होती है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 मिनट में, आपको पता है क्या करना है। पहली बार आ रहा है तो आपका दिमाग नहीं काम करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए पी के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, पी स्क्वायर प्लस के एक अभाज्य संख्या है 30 से कम, इसमें ऐड गलत हो गया। आप समझ रहा, क्वेश्चन लगा लिया, 11 प्लस 9 कितना होता है, 11 प्लस 9 20 होता है, वहाँ 19 हो गया। अब क्या करोगे, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि 27 क्वेश्चन पे आए, अभी फिल कितना हो पाया, सिर्फ 6 क्वेश्चन फिल हो पाए भाई। तो आपको लगता है अभी तो भाई बहुत करने हैं, तो उस प्रेशर में आप स्पीड में, क्योंकि यहाँ अगर हम बताएं तो क्या करना था, मतलब एग्जाम में अगर मैं बताऊं तो क्या करना था, पी स्क्वायर प्लस के है, पी और के क्या है, अभाज्य संख्या है, तो पहले अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 19 17 भी लिख लो, 13 भी लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर पी स्क्वायर प्लस के, यानी पहले का स्क्वायर दूसरा ऐड करना है, तो पहले 2 को उठाओ, 2 दूनी 4 3 7, 2 दूनी 4 5 9, 2 दूनी 4 7 4 11, 2 दूनी 4 और 11 15, 2 दूनी 4 और 13 19, 2 दूनी 4 और 17 23, और ये 30 से कम रहे, 2 दूनी 4, नेक्स्ट होगा 19, 4 और 19 23, और 4 और 17 21, फिर नेक्स्ट होगा 19 के बाद 23, 2 दूनी 4 और 23 27। अब इसमें से अभाज्य ढूंढो, 7 अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है, 11 अभाज्य है, 15 अभाज्य नहीं है, यहाँ कितना था 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 21 नहीं है, 27 नहीं है। अब आप ऐसे ही 3 के लिए ढूंढो, 3 3 9 और 5 और 3 3 3 9 और 7 16, 3 3 9 11 20, और यहीं पे 19 हो गया हमारा, 3 3 9 13 22। ऐसे आप ढूंढोगे, फिर 5 का स्क्वायर करो, देखो ठीक है, 5 25 और 7, तो ये तो निकल गया आगे। तो इतना टाइम आपको लगेगा, आप अब काउंट करो, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 वाला कुछ था, 5 वाला कुछ था, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब कितना टाइम कंज्यूमिंग है आप खुद सोचो, और ये कैलकुलेशन इतनी स्पीड में कौन कर पाएगा। अगर एक भी जगह आपने गलत कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई स्क्वायर करके ऐड करना है, तो थोड़ा सा, और पेज भी बहुत कम है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये कहना आसान है कि भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे करके आए हो, लेकिन जब वहाँ पे बैठोगे ना 2 घंटे में, तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो लेंथी बहुत है पेपर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, संख्याओं के n समुच्चय हैं जिनमें प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक हैं, जिनका एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, इनका मान क्या है। तो ये क्वेश्चन, हालांकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ये अगर आपको पहले पढ़ा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये ले लो, थोड़ा सा लेंदी है, हो ये भी जाएगा लेकिन लेंदी है। अब आपको पी क्यू आर माइनस पी क्यू आर, यहाँ पे पी एस माइनस करना है, पी पी टी आना है, क्यू की जगह 3 रख देना है, 6 की जगह टी की वैल्यू 6 से कम है। अब टी की वैल्यू 6 से कम क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 3 क्यू की वैल्यू है तो 3 नहीं होगी, तो 1 2, अब ये 5 चीज़ें आपको रख कर देखनी है। फिर आपके आर एस के संभावित मान क्या क्या होंगे, समझ रहे हो आप कितना टफ क्वेश्चन है। सिर्फ इसको देखना नहीं है, बल्कि टी की जगह पे 1 आए, फिर टी की जगह पे 2 आए, फिर टी की जगह पे 4 आए, फिर टी की जगह 5 आए, टी की जगह 6 आए, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, उनमें आर एस की वैल्यू। तो ठीक ठाक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, सिर्फ ये पूछते थे, ये टी की ये नहीं देते थे, सिंपल देते थे पी क्यू आर माइनस पी एस पी पी टी,
Q इक्वल्स टू 3, आप बताओ यहाँ पर P की वैल्यू क्या आएगी या R की वैल्यू क्या होंगी। सिंपल, हम चेक करते थे, ऐड करते थे, हम बता देते थे कि P की वैल्यू 7 आएगी, खत्म कहानी। यहाँ आपको वो एक बार नहीं कैलकुलेशन करनी है, बल्कि आपको 5 बार मिनिमम कैलकुलेशन करनी है, चीज़ें फिर बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ये इजी होता है थोड़ा सा, आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था पे आ गया। जो मुद्दे चल रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में भी देखोगे वही मुद्दे आए जो चल रहे हैं, कृषि में भी वही मुद्दे आए जो चल रहे हैं, समाज में भी वही मुद्दे आए जो चल रहे हैं, यहाँ भी शिक्षण व्यवस्था चल रहे हैं। जो मुद्दे हैं तो कहा जाता है न्यूज़पेपर क्यों पढ़ो, आर्टिकल क्यों पढ़ो, आप इन्हीं क्वेश्चन के लिए। वो सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि वो करंट अफेयर्स में यूज होगा या मेंस में यूज होगा, वो इसलिए भी पढ़ो कि यहाँ भी यूज होगा। क्योंकि किसी का आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो वो क्यों उसने लिखा, ये सोचा करो, पूर्व धारणा वहीं से बनेगी कि जो चर्चा में है चीजें, आर्टिकल आ रहा है द हिंदू में, एडिटोरियल, एडिटोरियल का क्या हो गया है, सर यूट्यूब पे कराते ही हैं, सर उसमें से छांट के लाते हैं, नोट्स करा देते हैं, वहां से आप इस क्वेश्चन को करने की कला सीख पाएंगे नहीं। द हिंदू अपने आप पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कुछ भी पढ़ो जिसमें भी एडिटोरियल है, क्योंकि किसी में भी लिखना आसान काम नहीं है। कोई भी हो, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और ये सब में कोई ना कोई ढंग के ही आदमी लिख रहा होगा। आप उसको पढ़ो, उसकी पूर्व धारणा, उससे निष्कर्ष खुद निकालो, खुद बनाओ क्वेश्चन, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। ऐसे नहीं होता है, चीज़ें बदल गई हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि समस्या है, असमानता समस्या है, क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब न्यूज़पेपर से ही हो पाएगा। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, भले आप उससे नोट्स ना बनाए लेकिन पढ़िए। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने करा, लेकिन फिर वही बात, मैथ बैकग्राउंड के हो तो होगा, वरना नहीं होगा, ये सीधी बात। आप 7 से 35 कट करो, फिर 35 से कौन कौन से कट हो सकते हैं वो देखो, तो ये जाकर क्वेश्चन आपका होगा। तो मैं वही कहूँगा कि इतना आसान नहीं है किसी भी मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जाम में मुझसे नहीं हुए, लेकिन मैं सेंटर से घर तक आते हुए बीच में 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे लेकिन लेंदी थे भाई कुछ क्वेश्चन जो थे। अब यही वाला क्वेश्चन है 24 फिर 12 18 6 36 19, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तो हो सकते हैं। ये वाला तो हो सकता है, इसका एक तरीका होता है, वो हो सकता है, ये कह सकते हैं थोड़ा इजी था। यहाँ इतनी कैलकुलेशन है कि आपको यहाँ पर वैल्यू, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो फिर वहाँ से वैल्यू पुट करो, मतलब ठीक ठाक लेंथी, जानबूझकर लेंथी पेपर बनाया गया है, ये कह सकते हैं मैथ वालों के लिए, जानबूझकर कि आप फंसो इसमें और फंस जाओ मतलब। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन शायद सेकंड वाला था आंसर, और फर्स्ट और सेकंड आप करते तो सेकंड में आपका आंसर आ जाता, लेकिन हाँ ठीक ठाक लेंदी था। और दूसरा, आप अगर पीछे रफ वर्क करोगे तो पेज पलटने में, बार बार पेज पलटना, आप उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। तो जो इजी थे उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, जो टफ थे वो तो टफ थे ही। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो कराया जाता है, हर लोग सभी लोग कराते। इसका एक तरीका होता है कि ये कहाँ तक गया है, 9 तक गया है तो कितने बनाएंगे, तो वो ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इजी टाइप है, लेकिन वही है, वहाँ दिमाग में आ जाए तो ठीक है, वरना दिक्कतें हैं। यहाँ भी कार्बन तक आ जाएंगे, फिर न्यून कार्बन विकल्प यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसा क्वेश्चन है, कच्चे माल की समस्या, लिथियम बैटरी, कोबाल्ट बैटरी, यार समझ रहे हो, पैसेज वही आ रहे हैं जो चर्चा में हैं, चीज़ें जो समस्याएं हैं देश में,
तो उसके लिए आपको द हिंदू या न्यूज जो भी इंडियन नेशनल कौन सा है नाम भी नहीं आ रहा, इंडियन एक्सप्रेस है, टेनिस जागरण है, आप वो सब को कर सकते हैं। ये देखो पढ़ने में ही 2 मिनट लगा दोगे, पढ़ो भाई 2 मिनट लगाओ, फिर उसको क्वेश्चन में डालो, आंसर निकालो, समझ रहे हो। ये लो, n धन पूर्ण संख्याएं हैं तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेषफल की संख्या क्या है, भिन्न शेषफलों की संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो 2 था आंसर, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है। 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 होगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 टू जा 4 होगा, 1 2 टू जा 4 टू जा 8 होगा। तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 3, शेषफल 1, 8 9 शेषफल 1। तो हर जगह शेषफल 1 आएगा, लेकिन एक ये कंडीशन है जो जब मैं इसको लगाया मैंने तो मेरे दिमाग में खटका कि भाई सभी जगह, क्योंकि और मैंने 2 4 लगाए थे, 1 प्लस 12 नहीं 16, 1 प्लस फिर 32, तो हर जगह 1 आ रहा था, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ शेषफल 3 आ रहा था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक तो मैं भटक जाता कि भाई हो सकता है 3 वाला आंसर ना हो, ठीक है, सिर्फ 1 वाला ही पूछ रहा हो, और ऊपर से 1 यहाँ दिया भी था। तो जो स्पीड में होते हैं वो 1 देखते हैं और ये लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेंदी पेपर है, उनके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि लेंदी पेपर है, स्पीड बढ़ाओ, और जैसे 1 उसे उन्हें दिखता है वो तुरंत आके इसको टिक करके चले जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा रुक गया, ढंग से देख लिया और 2 लगाया कि एक बार 3 शेषफल आ रहा, बाकी 1 शेषफल आ रहा है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है, शेषफलों की संख्या 2 है, तो सही हो गया। तो वहाँ पर दिमाग लगाना और दिमाग सही लग जाना बहुत मैटर करता है। ये वाला CF का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी एक आया था, इस बार भी आया। तो इसमें आप कर सकते हैं कि 9 तक 9 संख्याएं होती हैं, फिर 99 तक 180 संख्याएं होती हैं, तो 189 माइनस करो, फिर 3 से डिवाइड करो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुके हैं, ये प्रैक्टिस कराई जाती है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे। हाँ ये वाला भी डाउट है, कुछ लोग तो 1 मिलियन शॉर्ट्स पे ले गए इसको डाल डाल के, खैर, लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा वो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये प्रोबेबिलिटी है, बाकी तो यूपीएससी की जो आंसर की है वो बताएगी। लेकिन हाँ इसमें कंफर्म जो है, जैसे पी कह रहा मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों ने चुराया है, तो क्या किसी के कहने पर किसी और को चोर बना लोगे, नहीं बना पाओगे। आर ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, तो वही है, किसी के कहने पर क्या हो सकता है, तो क्योंकि इनमें लिखा है दोषी उससे पूछताछ की गई, संदिग्ध व्यक्ति है, जानते हुए कि इनमें से एक भी व्यक्ति दोषी है, तो वो सब ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, कोई भी हो सकता है। ये वाला है क्वेश्चन, जैसे ये वाला भी पढ़ने में ही पहली बात तो 2 मिनट लग जाएंगे, फिर आपको समझना है कि पी क्यू के बीच मैच हुआ होगा, पी आर के बीच मैच हुआ होगा, आर क्यू के बीच मैच हुआ होगा, कहाँ पे किसने जीता होगा, कहाँ पे ड्रॉ हुआ होगा, तो ठीक है, कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। जलवायु वायुमंडलीय रसायन आ गया, फिर से कृषि रोग भी आ गया है, इन्वायरमेंट और कृषि को मर्ज कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा राजनीतिक वही है जो समझदार मनुष्य, थोड़ा सा पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, वो समस्या जो चल रही है उन पे क्वेश्चन दे दिया गया है। हाँ ये लो, ये आसान था, लेकिन वही लेंदी कितना है, आप 1.5 मिनट लगेंगे आपको बताने में। ये इजी क्वेश्चन था, इसको कह सकते हैं इजी है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। ये भी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, इतना टफ नहीं था। ये वाला 5 अंकों की संख्या इस प्रकार है, T0 नहीं है, PT का 3 गुना है, SQ से 4 बड़ा है, 5 अंकों की ऐसी कितनी संभव है, तो फिर कितनी संभव संख्याएं हैं, कौन सी संख्या, पहले ये पूछा जाता था इस कौन सी संख्या होगी,
क्या आंसर आएगा। अब पूछा जाता है कितनी संभव संख्याएं हैं, यानी आपको सारी पॉसिबिलिटीज रखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप बता पाएंगे कि कितनी संभव संख्याएं हैं। तो यहाँ भी वही है कि 3-4 चीजें आपको लेकर वो करनी है। लेंदी है, ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता था, ये वाला थोड़ा सा इजी था, इसमें आंसर 4 आएगा और बाकायदा एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो हो जाएगा, लेकिन इसमें भी पढ़ने में और लगाने में 2 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि आपको पढ़ ले तो पढ़ना है, फिर लगाना है, और लगाने में इतने में तो आएगा ही, कम से कम इतना पेज मैंने कवर किया था तब आया था ये वाला, ठीक है। तो लेंदी है लेकिन हो जाएगा, ये है कि बाकी कंपेयर करें तो इजी है। 1 3 6 11, तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं, तो ये हो सकता था, इजी कह सकते हैं इसे। लोकतंत्र पे आ गया, पूंजीवाद लोकतंत्र, स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल, शक्तिविहीन शक्तिशाली राज्य बफर के रूप, ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये तो ठीक ही है, पैसे तो ये क्वेश्चन इजी कह सकते हैं, थोड़ा सा कंपेयर अगर करें दूसरी चीज़ों को तो थोड़ा सा हम इजी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि अब वहाँ पे दिमाग लग गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ भी लेनी पड़ेगी 50%, पहले 100 लेके देखो, उसका 50% 150 हो जाएगा, फिर वो एक दूसरी पॉसिबिलिटी लेके देखो, तो वही ये पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, एक लेकर देखो, 2 लेकर देखो, 3 लेकर देखो, फिर बताओ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। लेंदी देखो 2 मिनट 1.5 मिनट तो पढ़ने में चला जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अवश्य अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये इजी कह सकते हैं। 64 को ये लिखा गया है, 216 को ये लिखा गया है, तो अगला क्या होगा, तो 1331 होगा। ये थोड़ा सा आसान था, बट कैसे लगा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं भूल गया हूँ ये कैसे लगाया था मैंने, क्योंकि स्पीड में वहाँ निपटा दिया, तो 1331 आएगा ये पता है। कैसे आएगा 5 2 7 1 8, ये नहीं पता, इस समय दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वहाँ मैंने ये लगा दिया था, सही था। 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 6 से भाग देने पर क्या आएगा, तो क्या बताएं, ये भी लेंदी, आपको चेक करना पड़ेगा कि और कितनी पावर पे क्या शेषफल आता है, तो ठीक है, लेकिन लेंदी है, मतलब उतना आसान नहीं है। अब आते हैं मेन, अभी तक तो कहानी चल रही थी ABCD, इसको देखो आप, कितना मिनट लगेगा अभी आप चेक करो, कितने मिनट में आप पढ़ पाएंगे। और ये वो ऑप्शन नहीं जो हमेशा होते थे, ये ऑप्शन भी थोड़ा सा चेंज है। ये वाला डी वाला ऑप्शन देखो, ये पहले कभी नहीं देखा हमने। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है, और इतना टाइम नहीं होगा, आप 68 नंबर पे आ गए हैं, आपको लगता है अब इतना टाइम है कि आप इन चारों को पढ़ पाए हैं, तो मेन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अभी तक ऊपर तो टफ थे, लेंदी थे, ठीक था, अब ये 68 देख लो, तुरंत 69 देख लो, आप देखो तुरंत 70 देख लो, फिर देखो ये तो फिर पैसेज आ गए, अभी देखा है, फिर आ जाओ 73 देख लो, 74 देख लो, 75 थोड़ा सा इजी कह सकते हैं कंपेयर में। हाँ यहाँ आ जाओ, ये देखो, और बाकायदा मर्ज करके कि वो सब मर्ज करेंगे, इनइक्वलिटी भी दे देंगे इसमें, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, और बस जाओ। ये वाला इजी कह सकते हैं क्वेश्चन, ये वाला इजी कह सकते हैं, लेकिन वही कर पाएगा जिसने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर 10 है, इन दो संख्याओं के बीच 5 से विभाजित धन पूर्णांक संख्या है, तो आदमी क्या लेगा, 10 20 30 ले लेगा, 40 50 ले लेगा, यही तो दिमाग में आएगा। आप लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप 11 और 21 भी तो ले सकते हैं, आप 32
42 भी तो ले सकते हैं। जब 32 42 लेंगे तो बीच में 35 और 42 आएंगी संख्याएं। ठीक है, दो संख्याएं आएंगी 5 से जो भी भाज्य होंगी। लेकिन आप इसको सोचोगे और लब कहोगे लास्ट बीच में 15 आएगी, केवल एक संख्या होगी, आप ये करके आओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मतलब जानबूझ के लेंदी पेपर बनाया गया है। पैसेज ये दो रह गए थे, ये भी देख लेते हैं क्यों रह जाए दो। ये किस पे है, देखो मुद्रास्फीति, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का दे दिया गया। तो पैसेज वही आएंगे जो चर्चा में हैं। ठीक है, अन्य लोगों के प्रश्न वैध है, उद्यमवर्ती, बाजार, ठीक है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो पहला तो पैसेज की बात करें, पैसेज कैसे होंगे। तो पैसेज के लिए आपको वो 2-4 वीडियो देखनी पड़ेंगी कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा का मतलब क्या है, निष्कर्ष का मतलब क्या है, अति उत्तम आ जाए, अति उत्तम निष्कर्ष, संभावित, तो उन सब का शब्द का अर्थ क्या होता है वो देखना है। फिर न्यूज एडिटोरियल खुद से पढ़ना है। एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो एडिटोरियल लिखा गया, जिसने लिखा है उसके मन में उस समय विचार क्या चल रहा होगा, पूर्व धारणा क्या होगी उसकी, उसने इस एडिटोरियल को क्यों लिखा है। आप ये अगर समझ गए तो एडिटोरियल अगर रोज पढ़ेंगे आप, भले आधा घंटा पढ़ें, लेकिन उससे आप पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन करना समझ जाएंगे, क्योंकि आप रोज अगर वो समझ रहे होंगे कि ये क्यों लिखा होगा एडिटोरियल, तो आप एग्जाम में भी जो पैसेज है उसका पूर्व धारणा 2 मिनट में बता देंगे कि इसलिए लिखा होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क उस तरफ सोचने और समझने की क्षमता को विकसित कर चुका होगा। तो पैसेज के लिए तो आप ये करिए। बाकी मैं सैटरडे को रोज अब चालू करूँगा, 5 जून के बाद चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग और मैथ। तो पहले रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इजी होती थी, पिछली साल भी रीजनिंग को उतना टफ नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन आया है कि उसमें भी थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला डाल दिया गया, तो उससे लगता है अगली साल रीजनिंग पर भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यूपीएससी करे कि भाई रीजनिंग भी हम थोड़ा सा अप लेवल पे जाएंगे। तो आप पैसेज पे ध्यान रखिए, लेकिन ये भी हो सकता है अगली बार मैथ रीजनिंग इजी कर दिया जाए और पैसेज को थोड़ा सा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे GS1 की बात करें अगर हम, तो कभी पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन। एंशियंट हिस्ट्री इस बार कितनी इजी पूछ दी गई, इससे पेपर इजी लगने लगा लोगों को, लेकिन अगली साल हो सकता है पूरा एंशियंट हिस्ट्री इतना बढ़िया पूछ दिया जाए कि लोग रोने लगें कि भाई क्या कर दिया। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि एक चीज को छोड़ दो दूसरे को पकड़ लो। पैसेज और मैथ और रीजनिंग तीनों को आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। मैथ के लिए आपको इससे क्वेश्चन जो 23, 24, 25 3 सालों में हुए हैं, उन क्वेश्चंस पे देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आप उसको टैकल करेंगे। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं छूना है स्टार्टिंग में। पहले इजी इजी करेंगे, सारे पैसे सारे इजी करेंगे और सारे मैथ रीजनिंग के इजी क्वेश्चन करेंगे। बाद को जो मैथ के टफ क्वेश्चन है वो मैं टच करूँगा। तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ के लिए क्या करना है, वही पहले तो आपको जो कहानी है मैथ की, चाहे वो फार्मूलाज हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर होने चाहिए। फिर मैथ रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो इजी हैं उसकी प्रैक्टिस आपको PYQ से करनी पड़ेगी। आफ्टर डेट जो टफ क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में सोचना है। अगर आप मैथ और रीजनिंग के वो इजी क्वेश्चन जो हैं, लगभग मैथ रीजनिंग के हम ऐसे कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढना ये भी टाइम टेकन है कि पहला क्वेश्चन पढ़ा मैथ का, नहीं ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, इसमें ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा। 15 को यहाँ से पैसेज, अगर पैसेज के आप 25 क्वेश्चन करते हैं तब भी दोनों मिला के कितने होंगे, सिर्फ 40 क्वेश्चन होंगे। और लोग कहते हैं 45-50 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए।
तो आपको समझ में आ रहा होगा सी सेट नॉट इजी। हम लोग उधर जनवरी फरवरी मार्च में, कोई कोई तो अप्रैल में जागता है कि भाई 1 महीना बचा है सी सेट कर लो। कैसे हो जाएगा? आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा। रोज ना दो, सैटरडे संडे 2 दिन। इस सैटरडे को मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, संडे को प्रैक्टिस करूंगा। ये अगर आपने बना लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, वरना आप इस बार भी देखना हजारों लोग हैं, हजारों नहीं लाखों में बोलूंगा जिनका जीएस फर्स्ट हो गया होगा और जीएस सेकंड इनिशिएशन में रह गए होंगे। मैं मतलब कंफर्म है, मुझे मेरे दिमाग में क्लियर है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्जाम से देकर निकले और उन्होंने कहा अब की बार मेरा हो गया। घर पे आके मिलाया क्वेश्चन तो कहा लो, काश ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता और मेरा हो जाता। बहुत ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं सी सेट में, और जिनको सी सेट ही फंसा रहा है कि भाई क्या है, क्योंकि जीएस कंपेयर करें अगर पिछले साल से तो थोड़ा इजी था। क्योंकि वही मैंने बोला ना, एंशियंट हिस्ट्री इजी आ गई तो वो 6 क्वेश्चन प्लस हो गए, जो 6 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में जाते थे। 6 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर, और पूरा पेपर इजी बन गया। साइंस टेक में कई क्वेश्चन सभी तीनों नहीं, ये क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे साइंस टेक में जो सभी 3 कोई नहीं, यही टिक हो रहा है, तो वो भी कंपेयर करके इजी कर रहा है पेपर को, तो वो इजी हो गया पेपर। लेकिन लेंदी वो भी था, लेकिन सी सेट में आदमी मात खा गया। तो अब आपको इसके आगे क्या करना है, 5 जून डेट नोट कर लेनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनमें एनसीईआरटी की 2 होंगी। एक हिस्ट्री एनसीईआरटी शुरू होगी 6 से 12 तक, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। सिंपल नोट्स प्रॉपर बनाए जाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड, और ये भी बताया जाएगा कहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पर कथन कारण का बनेगा, कहाँ पर फैक्ट बनेगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप देखिएगा। दूसरा जियोग्राफी, ये 2 पर डे सेशन होंगे। शाम को 9-10 बजे के करीब पीवाईक्यू होगा। तो ये 3 सेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलेंगे। सैटरडे को क्या होगा, सुबह सी सेट का एक कॉन्सेप्ट यानी एक टॉपिक, किसी दिन मैथ, किसी दिन रीजनिंग और किसी दिन पैसेज, एक टॉपिक कंप्लीट होगा। सैटरडे को शाम को सी सेट का ही पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे। सुबह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शाम को पीवाईक्यू लगाएंगे। संडे आपके लिए होगा, आप जो मन हो करो। मैं यही कहूँगा जो आपने ये 6 दिन पढ़ा है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस फर्स्ट हो, पीवाईक्यू पढ़ो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कुछ भी, उन 6 दिन का आप संडे को रिवाइज करेंगे। आप उसको देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा 6 दिन। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपका जो यूपीएससी है बहुत आसान हो जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बहुत कुछ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डाउट है, आपके दिमाग में कोई भी क्लियरेंस नहीं है, कोई भी समस्या है। मैं किसी कोचिंग का नहीं प्रमोट करूँगा, और ना कोई यहाँ मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि मैं पैसे की वजह से कुछ करूँ, ठीक है। अगर अच्छाई होगी कहीं तो मैं फ्री में आपको बता दूंगा कि भाई ऐसा है, उस कोचिंग का वो वाला मटेरियल यूज कर लो, वो अच्छा है। भले वो मुझे पैसा दे ना दे, कोई मैटर नहीं। और अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं पैसा लेने के बावजूद भी उसको प्रमोट नहीं करूँगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पे कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए, कोई भी क्यूरी के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा मैं सत्य बोलूँगा, फिर आपको ये ना लगे कि सर ऐसा कैसे बोल दिए आप, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सच्चाई कड़वी भी होती है कई बार। और आप अगर टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैं अपने छोटे भाई बहन को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आप खुश हों इसलिए नहीं बोलूँगा। आप मेरा कोचिंग मैं
कोर्स ले लो इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे भारत को आगे बढ़ाना है और भारत आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग, हम लोग, सब लोग मेहनत करके एक स्ट्रांग माइंड के साथ, स्ट्रांग बिलीव के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे लगेगा आप यूपीएससी के लायक नहीं हैं या मैं यूपीएससी के लायक नहीं हूँ, मेरा भाई यूपीएससी के लायक नहीं है, मैं साफ कहूँगा भाई मत कर यूपीएससी, बैंकिंग कर ले, एसएससी कर ले। मैं कई ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो कह रहे थे यूपीएससी करना है, मैंने कहा समीक्षा अधिकारी कर लो, बेटर है, तुम्हारी हिंदी ठीक है वहाँ कर लो। अब उन्हें हो सकता है लगे कि खुद तो कर रहे हैं और मुझे नहीं कर, क्योंकि मैं उस रास्ते पे जा चुका हूँ, तो मुझे पता है इस रास्ते पे आप आएंगे तो क्या समस्याएं होंगी आपको। डिमोटिवेट मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ सच्चाई अवश्य बताऊँगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, जीरो पे रहो, न प्लस में न माइनस में। अगर आप जीरो पे रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, अगर आप प्लस पे जाएंगे तो आप बहुत उड़ने लगेंगे कि मैं तो मैं हूँ, पत्थर उछालो आसमान में छेद हो सकता है, ये सब। निगेटिव में जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आप बैलेंस्ड रहिए, सब कुछ सही से सोचिए, फिर आगे बढ़िए। बाकी मैंने पूरा वीडियो बनाया, कहीं भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं की। आप समझदार हैं, आप कर दीजिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सब कहने की। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।